नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं मंजीत कुमार। स्वागत है आप सभी का ज्ञान की पाठशाला यम की विद्या पाठशाला में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर पढ़ाने की प्रेरणा देता है। आज हम कक्षा 10 जीव विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय जय प्रक्रम से टॉप 15 बहुविकल्पी प्रश्न करने वाले हैं। ये वही प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में नंबर पक्का कर सकते हैं। तो कॉपी और पेन तैयार रखिए, हर प्रश्न को ध्यान से सुनिए और कमेंट में जरूर बताएं कि आपका कितना स्कोर बना है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला धमाकेदार प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है 1 जोड़ी, बी ऑप्शन दिया है 2 जोड़ी, सी ऑप्शन दिया है 3 जोड़ी और डी ऑप्शन दिया है 4 जोड़ी। तो दोस्तों, मनुष्य में 3 तरह की लार ग्रंथियां होती हैं। एक जोड़ी होती है कौणपूर्ण ग्रंथियां, एक जोड़ी होती है अधोजिह्वा ग्रंथियां और एक जोड़ी होती है अधोहनु ग्रंथियां। इसलिए आप लोगों का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर जो सी है 3 जोड़ी, ये आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, भोजन को निगलते समय इसे श्वास नली यानी वायु मार्ग में जाने से कौन रोकता है? एपीफेरिंक्स, दूसरा ऑप्शन दिया है एपीग्लोटिस, तीसरा ऑप्शन दिया है एल्वियोलाई और चौथा ऑप्शन दिया है श्लेष्म आवरण। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो पहला ऑप्शन एपीग्लोटिक्स दिया है यह गले का हिस्सा होता है, ये ढक्कन नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों जो सी ऑप्शन दिया है ये फेफड़ों की वायु कोशिकाएं होती हैं, इसमें जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। और जो चौथा ऑप्शन दिया है दोस्तों श्लेष्म आवरण, यह सिर्फ एक परत होती है जो सुगमता प्रदान करती है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम देखें कि जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन एपीग्लोटिक्स, यह भोजन को निगलते समय श्वास नली के ऊपर ढक्कन की तरफ बंद हो जाता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ तीसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह कहलाता है। तो पहला ऑप्शन दिया है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा ऑप्शन दिया है राइबोसोम, तीसरा ऑप्शन दिया है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा ऑप्शन दिया है लाइसोसोम। तो इसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जो हम लोगों का यह पहला ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, यह पौधों में भोजन बनाने के काम आता है। उसके बाद जो बी नंबर है दोस्तों राइबोसोम, यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। उसके बाद ये जो चौथा ऑप्शन लाइसोसोम दिया है, ये पुराने कणों को जो पचाने का काम करता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आप लोगों का ये जो सी है ये सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा को बना के और उसको कोशिकाओं को प्रदान करता है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न कह रहा है, दाएं निलय से अशुद्ध रक्त किस अंग में जाता है? क्या फेफड़े में जाता है, क्या आहार नाल में जाता है, क्या हृदय में जाता है, क्या त्वचा में जाता है? तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे जो बी ऑप्शन दिया है आप लोगों का आहार नाल में, तो ये आहार नाल में नहीं जाता है दोस्तों। ये जो सी ऑप्शन दिया है हृदय में, तो ये जो दायां निलय होता है ये हृदय का एक हिस्सा होता है दोस्तों, तो ये भी नहीं होगा और त्वचा भी नहीं होगा। तो आप लोगों का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। और क्यों ये सही है तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, दाएं निलय से अशुद्ध रक्त फेफड़ों में भेजा जाता है, जहां पर ऑक्सीजन को लेकर यह शुद्ध करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां नंबर। ये 5वां प्रश्न क्या आ रहा है? पल्मोनरी शिरा रक्त लाती है, अथवा प्रश्न ऐसे भी पूछा गया है कि फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है दाएं आलिंद में, दूसरा ऑप्शन है बाएं आलिंद में, तीसरा ऑप्शन है बाएं निलय में और चौथा ऑप्शन है दाएं निलय में। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखेंगे कि ये पल्मोनरी जो शिरा होती है ये फेफड़ों से शुद्ध रक्त बाएं आलिंद में लाती है, बाएं आलिंद में लाती है। तो इसलिए ऑप्शन आप लोगों का दोस्तों सही हो जाएगा, ये बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये 6वां, यह कह रहा है दोस्तों कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस में निभाता है दोस्तों? क्या उत्सर्जन में निभाता है, क्या श्वसन में, क्या पाचन में निभाता है, क्या वृद्धि करने में निभाता है? तो दोस्तों इसमें हम लोग अगर ऑप्शन नंबर ए को देखें तो ये उत्सर्जन से जुड़ा, ये जो है आप लोगों का उत्सर्जन ये इससे नहीं जुड़ा हुआ है। उसके बाद ऑप्शन नंबर अगर बी सी की बात करें, ये पाचन, तो ये भोजन तोड़ने का काम नहीं करता है दोस्तों। और उसके बाद जो है अगर डी नंबर ऑप्शन की बात करें तो ये वृद्धि में सीधे भूमिका नहीं निभाता है। तो इसलिए आप लोगों का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? जो बी नंबर ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। और क्यों सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पर हम देखेंगे हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन पहुँचाने का काम करता है।
हीमोग्लोबिन ये जो है ऑक्सीजन को अपने साथ लेके जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का यह श्वसन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। इस 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, मनुष्य के हृदय में कक्षों की संख्या होती है, कितने कोष्ठ होते हैं दोस्तों? तो क्या 1 कोष्ठ होता है, क्या 2 कोष्ठ होता है, क्या 3 कोष्ठ, क्या 4 कोष्ठ? तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि मनुष्य के हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, ये 4, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 8वां कह रहा है कि आहार नाल किसी के आकार की संरचना होती है, किसकी? अमाशय की, ग्रहणी की, ग्रसनी की, क्रीम रूप परिशेषिका की। तो यहां पर देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है इसका आकार जे के आकार की होती है, यानी अमाशय जे के आकार का होता है। जो सी ऑप्शन दिया है ग्रसनी, यह एक सीधी नली जैसी होती है। और ये जो डी नंबर क्रीम रूप परिशेषिका होती है, बड़ी आंत का जो है एक हिस्सा होता है जो छोटी थैली जैसी एक संरचना बनाती है। तो दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का दोस्तों सही हो जाएगा, यह जो ग्रहणी है, जो बी ऑप्शन है ग्रहणी, ये जो है सी के आकार की संरचना की होती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पित्तरस का स्राव कहां से होता है? पित्ताशय से, यकृत से, अग्न्याशय से कि अमाशय से? तो दोस्तों इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, अधिकतर बच्चे जो है पित्ताशय से कह देते हैं, क्योंकि पित्तरस यहाँ लिखा है। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, ये जो है हमारे यकृत या लीवर से जो स्रावित होता है, और ये पित्ताशय जो होता है यहाँ पर ये कलेक्ट होता है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आप लोगों का? तो ये ऑप्शन नंबर जो है यकृत वाला जो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है? ये 10वां प्रश्न बोल रहा है दोस्तों कि द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं क्या जड़ों में, क्या रंध्रों में, क्या वात रंध्रों में, और इन सभी में? तो दोस्तों यहाँ पर जो है जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जड़ों में, तो जड़ों में द्वार कोशिकाएं नहीं होती हैं। ये जो सी ऑप्शन दिया है वात रंध्र, ये जलीय पौधों में होते हैं, पर द्वार कोशिकाएं इसमें नहीं होती हैं। और उसके बाद अगर बात करें दोस्तों, तो ये जो आप लोगों का ऑप्शन सही होगा रंध्रों में। क्यों होगा? क्योंकि रंध्रों के दोनों ओर द्वार कोशिकाएं होती हैं जो खोलने और बंद करने का काम करती हैं। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये रंध्रों में। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर प्रश्न कह रहा है मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं, क्या त्वचा है, क्या फेफड़े हैं, क्या आहार नाल है, क्या वृक्क है? तो दोस्तों अगर प्रश्न नंबर 11 की बात करें तो पहला ऑप्शन जो त्वचा दिया है ये कुछ पसीना तो निकालता है लेकिन प्रमुख उत्सर्जी अंग नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन जो बी दिया है फेफड़े, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है लेकिन यह भी प्रमुख उत्सर्जी अंग नहीं होगा। उसके बाद सी नंबर दिया है आहार नाल, यह पाचन से जुड़ी ये भाग होता है, उत्सर्जन से नहीं जुड़ा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो आप लोगों का बच जाता है ये डी, ये वृक्क जो है आप लोगों का प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है। यह क्या करता है दोस्तों? यह शरीर से यूरिया जैसे हानिकारक पदार्थों को निकालने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर कह रहा है दोस्तों बोमेन संपुट किसका भाग है? तो ये किसका भाग है दोस्तों? क्या पित्त वाहिनी का भाग है, क्या अग्न्याशय वाहिनी का भाग है, क्या प्रोस्टेट ग्रंथि का भाग है, या क्या वृक्क नलिका का भाग है? तो दोस्तों ये 12 नंबर में अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो इससे इसका कोई संबंध नहीं होता है। जो भी ऑप्शन आप लोगों का दिया है ये पैनक्रियाज से जुड़ी होती हैं, और उसके बाद आप लोगों का जो सी ऑप्शन दिया है प्रोस्टेट ग्रंथि, ये मूत्र मार्ग से जुड़ी होती है, नेफ्रॉन से नहीं होता है। इसलिए आप लोगों को जो ऑप्शन होगा दोस्तों यह हो जाएगा आप लोगों का वृक्क नलिका, क्योंकि बोमेन कैप्सूल नेफ्रॉन का शुरुआती हिस्सा है जहां पर फिल्ट्रेशन होता है दोस्तों। तो इसलिए आप लोगों का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं और 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में क्या बनता है दोस्तों? तो क्या आप लोगों का ग्लूकोज बनता है, क्या ग्लाइकोजन होता है, क्या विटामिन बनता है, क्या प्रोटीन? तो दोस्तों यहाँ पर ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में ग्लूकोज का ही ग्लाइकोजन में कन्वर्जन होता है, इसलिए ये वाला सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर है। उसके बाद जो आपका सी नंबर दिया है इसका निर्माण अलग प्रक्रियाओं से होता है, तो ये भी नहीं सही होगा दोस्तों। और उसके बाद जो आप लोगों का
लास्ट दिया प्रोटीन, यह अमीनो अम्ल से बनता है, इसलिए ये भी जो नहीं सही होगा। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ग्लाइकोजेनेसिस वह क्रिया होती है जिसमें ग्लूकोज मिलकर ग्लाइकोजन बनाता है। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र या भाग होता है जो स्वस्थिति है, संस्थित है। तो यहां पर दोस्तों ये जो अथवा जो है इस तरह से भी इसमें पूछता है दोस्तों, मानव वृक्क का कार्य होता है, मानव वृक्क का कार्य होता है तो क्या पोषण का, क्या शोषण का, क्या उत्सर्जन का, क्या परिवहन का? तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर जो ए है यह खाना उपलब्ध कराना होता है इसका। उसके बाद ऑप्शन नंबर जो बी होता है इसका काम ये जो फेफड़े ये फेफड़े के लिए होता है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो डी ऑप्शन दिया है तो ये रक्त का कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? ये उत्सर्जन, उत्सर्जन का काम कौन करता है दोस्तों? तो हमारी जो है किडनी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों एवं अतिरिक्त जो है पानी को निकालने का काम करती है, तो इसलिए जो है उत्सर्जन सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर और इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि पादपों में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादपों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? क्या जल के वहन हेतु, क्या भोजन के वहन हेतु, क्या एमिनो अम्ल के वहन हेतु, क्या ऑक्सीजन के वहन हेतु? तो दोस्तों अगर इसकी चर्चा हम लोग करें तो जो आप लोगों का बी ऑप्शन यहाँ पर दिया है भोजन के वहन हेतु, तो दोस्तों भोजन के वहन हेतु जो फ्लोएम होता है, पोषवाह, वो जो है काम करता है। उसके बाद जो सी ऑप्शन दिया है एमिनो अम्ल के वहन हेतु, तो ये भी फ्लोएम द्वारा ले जाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों जो लास्ट ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन के वहन हेतु, तो पौधों में गैसों का परिवहन रंध्रों से होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का कौन सा सही हो जाएगा? ये जो पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों जल के वहन हेतु, तो ये जाइलम क्या करता है? जल को जो है जड़ से विभिन्न भागों, पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। तो प्रिय साथियों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप रोज इसी तरह मेहनत करते रहें तो बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक जरूर आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।